जहाँ तक रोजगार की बात करें तो तुलनात्मक पहले की सरकारों से ज़्यादा रोजगार दिए कि भारी संख्या में युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। एजुकेशन में पहला हरियाणा ऐसा हब बना है कि जिसने सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को कॉलेज मिले, नज़दीक में शिक्षा मिल जाए। पहले खुद का परिवार, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर भाई बंधु, जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो दूसरा पकड़ा, ऐसे लोगों को नौकरी पे लगाया जाता था। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष मौजूद हैं जीएल शर्मा जी। आज चर्चा होगी विकास की, मुद्दों की, राजनीति पर, चिकित्सा और रोजगार पर। हमारे साथ जीएल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, लगातार आप अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। 2014 से भाजपा ने हरियाणा में सत्ता जब से आई, कितना विकास हुआ, प्रदेश की जनता रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से लेकर कितनी खुश है? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बनी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और उनके सीएमशिप में जो सरकार बनी, उस सरकार ने जहाँ तक रोजगार की बात करें तो तुलनात्मक पहले की सरकारों से ज़्यादा रोजगार दिए। लगभग 1,26,000 सरकारी नौकरियाँ भर्ती के रूप के माध्यम से युवा बेरोजगारों को लगाया गया है। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ काफ़ी आपने देखा होगा, बहुत से यहाँ पे उद्योगपतियों को बुला करके सेमिनार्स हुए और उसके माध्यम से जो नई नई इंडस्ट्री आई है और नए लोग आए तो रोज़गार के अवसर खुले हैं और काफ़ी संख्या में, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि भारी संख्या में युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आप शिक्षा की बात करते हैं तो एजुकेशन में पहला हरियाणा ऐसा हब बना है कि जिसने सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को कॉलेज मिले, नज़दीक में शिक्षा मिल जाए, उस नाते से हर 20 किलोमीटर पे बहन बेटियों के लिए कॉलेज का निर्माण कराने का काम किया। और इसी प्रकार से जितने भी कॉलेजेस और जितने होने चाहिए थे वो सब बढ़ाए और शिक्षा में सुधार करने के लिए, गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। स्कूलों का भी अच्छा निर्माण हो, इस नाते से भी काम हुए हैं। तो शिक्षा का जो स्तर है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा आया है। उसका परिवर्तन आने का कारण बना है कि हमने मेरिट पे नौकरी देने का हमारी सरकार ने काम किया। पहले मतलब जो मेरा खुद का परिवार, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर भाई बंधु, उसके बाद में फिर मेरा जानकार और फिर जो भी मतलब मेरे इर्द गिर्द के जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो दूसरा पकड़ा, ऐसे लोगों को नौकरी पे लगाया जाता था जो जिससे जो मेरिटोरियस जो हक जिसका था वो छिनता था। सरकार ने आते के साथ बच्चों में एक विश्वास पैदा किया, अगर पढ़ेंगे तो नौकरी मिल सकती है। पहले बच्चों का विश्वास ही उठ गया था पूर्ववर्ती सरकारों में। मैं एक सरकार की बात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों में केवल और केवल मात्र पर्ची से चिट बनती थी, लिस्ट बनती थी। सबको पता है, पूरे हरियाणा को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं, जनता को भी पता है कि किस प्रकार उस वक्त भर्तियाँ होती थी। और उससे लोगों का, बच्चों का विश्वास उठ गया था कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कितना ही पढ़ लूँ, भाई वो फलां नेता का जो जानकार है नौकरी तो उसी की लगेगी। लेकिन अब ये परिवर्तन एकदम से आया और ऐसा परिवर्तन आया कि जिसमें ये तय हुआ कि जो बच्चा जिसका हक है वो उसी को मिलेगा और बच्चों ने मेरिट पे नौकरी पाने के उसमें विश्वास में एजुकेशन का काम शुरू किया और वो पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा। अब आ जाती है आपकी चिकित्सा की बात। चिकित्सा के विषय में आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में झज्जर में जो एम्स था उसका विस्तार हुआ, उसमें बहुत सी विंग्स और आई। हमारे अभी हाल ही में साउथ हरियाणा के मनेठी में अभी एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके गए और ऐसे ही हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, ये इंश्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आपको पता ही होगा, अपने यहाँ भी गुड़गांव में भी शीतला माता मेडिकल कॉलेज, शीतला माता के नाम पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है और लगभग 70-80% उसका कार्य पूर्ण हो चुका। इसी तरह प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बने। तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य सरकारों से ज़्यादा अच्छा बेहतर काम किया है।
शर्मा जी, आप लगातार अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं? क्या और भी सीवर पानी जैसी समस्याएं ज़्यादा है गुरुग्राम में? जल भराव से लोग परेशान हैं। ज़्यादातर ओवरफ्लो, सीवर ओवरफ्लो की, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ गई है। 40 लाख की लगभग आबादी हो गई, जिस वक्त शहर बसा था काफ़ी कम था। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है? ऐसा भी माना जाता है कि अधिकारियों को फ़ोन कर कर परेशान हो जाती है जनता, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। क्या नेताओं की भी नहीं सुन रहे? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि नेताओं की नहीं सुन रहे, क्योंकि आप मतलब जो पब्लिक के लिए कहने वाला कौन व्यक्ति है इस पर निर्भर करता है। और आप ईमानदार हैं तो आपकी प्रत्येक अधिकारी सुनेगा। साहूकार के सामने कितने लोग हों, मतलब जो अगर आप देखते हैं तो पहले पुरानी कहावत थी कि ये 5 चोर एक साहूकार को देखते ही भाग खड़े होते थे। तो जब अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो अधिकारी आपके साथ तालमेल करके जनता को, हालांकि वो भी पेड हैं, नौकर हैं जनता के, उनको जनता के दिए हुए पैसे से उनके घर चलता है, उनको तनख्वाह मिलती है, तो इस बात का एहसास उनको रहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई ना कोई ऐसे कारण ज़रूर रहे जिस कारण से, अब मैं जब से दौरे पे जा रहा हूँ, लगभग काफ़ी कॉलोनियाँ, मैं गिनती तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त, पर बहुत सी कॉलोनियों में मेरा जाना हुआ है और अच्छी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सीवर ओवरफ्लो की। दूसरी प्रॉब्लम है कि सीवर के पानी, पीने के पानी में सीवर का पानी मिल के आता है। तीसरी प्रॉब्लम है बहुत से क्षेत्र में पानी ही नहीं आ रहा, मतलब पानी आता ही नहीं है, तो वो दुखी हैं। ऐसे सड़कों की है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में आपको पता ही है सड़कों की समस्या है। लेकिन ये दिक्कतें एकदम से नहीं आई हैं, पुरानी दिक्कतें हैं। होता क्या है कि पहले अनअप्रूव्ड कॉलोनी बनती है, लोग अपने पैसे से, या जो काटता है कॉलोनी वो अपने पैसे से सीवर डाल देता है। उस सीवर की क्षमता आपने रखी 4 इंची, क्योंकि उस एक घर में 3-4 लोग रहेंगे। लेकिन अब तो वो 4-4 मंजिल बनने शुरू हो गए, कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई, नक्शा पास होने लगा, वन फ्लोर, तो भारी संख्या में लोगों का आगमन, घनत्व की बढ़ोतरी के कारण से ये समस्या ज़्यादा आ रही है और उन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मैं ये सोच के चलता हूँ कि पीछे कुछ समय में अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, लेकिन संपूर्ण हो जाए ऐसा नहीं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लोगों को कष्ट अभी भी हो रहा है, और ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव से इस वक्त तक मुझे नहीं पता क्या एक ऐसा अवसर आया है, इसके पीछे कारण क्या है कि वो ज़्यादा दिक्कतें लोगों को पैदा हुई हैं। तो उनको सॉल्व कराने के लिए वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार गुड़गांव आ चुके, अधिकारियों की चीफ सेक्रेटरी आ चुके, अधिकारियों की फिर टीम यहाँ पे लगाई हुई है और लार्ज स्केल पे सफाई का काम चल चुका है। ऐसे सीवर ओवरफ्लो की मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके संज्ञान में डालता हूँ। विष्णु गार्डन में गया था, वहाँ 4-5 गली ऐसी हैं जिसमें बच्चे जूते निकाल के 4-5 इंच सीवर का पानी खड़ा है और उन लोगों के पास सीवर का पानी मिल के आ रहा था। मैंने अधिकारियों से निवेदन किया, मैं ऐसा नहीं कह सकता उन्होंने काम नहीं किया, मशीनें भी लगाई काम में, लेकिन वो चीज़ समझ में आई नहीं। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा इस विषय को लेके हुई कि भाई इसका समूल समाधान कैसे, और ये खाली एक कॉलोनी की बात नहीं, पूरे गुड़गांव में इस तरह की चीज़ें हैं। तो अफसरों की भी थोड़ी कमी है, स्टाफ की भी कमी है, कुछ निकम्मे भी होते हैं, सभी तो अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। पर अब सरकार का ध्यान गुड़गांव के विकास की तरफ है, चाहे हॉस्पिटल के निर्माण की बात हो, चाहे बस अड्डे के नवीनीकरण की बात हो, चाहे अपने ये सीवर और साफ़ सफाई की बात हो, लोगों को मूलभूत सुविधा देने की बात हो। तो सरकार का पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस वक्त गुड़गांव पे है और उसके परिणाम आ भी रहे हैं और धीरे धीरे करके और आएंगे। शर्मा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन जो तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष चुनावी फ़ायदा उठा रहा है? ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में उठाए गए थे, तो विपक्ष ने कितना फ़ायदा उठाया है आपको पता चल ही गया होगा कि 60,000 वोट यहाँ से गुड़पुर से ली गई है। तो ये मुद्दे उठे, उसका क्या असर है वो तो आपने देख ही लिया। तो विपक्ष का, एक्चुअली में विपक्ष नाम की कोई चिड़िया है नहीं, विपक्ष के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो सक्षम हो। तो विपक्ष का काम अच्छी चीज़ों को उठाना है। वो कहते हैं ना, निंदक नीड़े राखिए आंगन कुटी सवाय। मैं तो प्रार्थना करता हूँ विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए, विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको सही मार्ग देता है। लेकिन अगर विपक्ष है ही नहीं तो करें क्या।
शर्मा जी, लगातार आपका जो राजनीतिक कैरियर है काफ़ी लंबा हो गया, 25 साल से आप राजनीति कर रहे हैं और भाजपा में भी 10 साल से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या लगता नहीं इस बार, क्या भाजपा इस बार आपको नवाजेगी? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे क्या कारण रहे हैं मुझे नहीं पता। मतलब मैं 2014 में बहुत अच्छी स्थिति में था, सर्वे में भी मैं टॉप में था, लेकिन कोई कारण रहे कि वो तत्कालीन समय में उमेश अग्रवाल जी भारत के पुराने थे तो उनको अवसर मिला। बाद में तो उन्होंने बढ़ने के बाद में क्या किया वो भाजपा के नेतृत्व तो जानता होगा। और आज तो खैर वो हमारे पास है ही नहीं, आम आदमी पार्टी में है, अच्छे साथी हैं मेरे। इसी प्रकार से पिछली बार भी मैंने मांगा तो शायद मुझे लग रहा है कि माननीय सीताराम जी सिंगला जो हमारे पुराने वरिष्ठ नेता थे, उनका स्वर्गवास होने के कारण से सुधीर जी के प्रति सिंपैथी गई और नेतृत्व ने उनको टिकट दिया। लेकिन मैं, सुधीर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आज भी मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरी बात मानते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी उनकी बहुत अच्छी मित्रता है। लेकिन वो उनके खुद के मन से ही कुछ ऐसा गुड़गांव में चर्चा है कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा लोगों में चर्चा, मुझे नहीं पता वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, परंतु मेरे जैसा कार्यकर्ता जो ईमानदार है, अच्छा है, सच्चा है, लोगों के बीच में 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों की अपेक्षा है कि जीएल शर्मा आए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो अब की बार मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी टीम हमारी टीम टोली केंद्रीय नेतृत्व में हरियाणा के चुनाव के लिए बनाई है। सबसे मेरा खूब अच्छा परिचय है, सबको पता है कि मेरे को जहाँ भी संगठन ने ड्यूटी लगाई तो मैंने अपने आप को प्रूव किया है। रिजल्ट ऑलरेडी कार्यकर्ता होने के कारण से, रिजल्ट यानी परिणामदायक कार्यकर्ता होने के कारण से हर जगह परिणाम अच्छे आए जहाँ मैं भेजा संगठन ने, तो उस कारण से। और दूसरा मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मेरा जो दायित्व है, और सरकार में भी मेरे को डाल के देख लिया, 4.5 साल माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में मैं डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन था, सदा घाटे में संस्था रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझसे केवल यही कहा था कि इसको फ़ायदे में लाना है, 42 करोड़ के लाभ में, शुद्ध लाभ में छोड़ के आया। वही मशीनरी थी, वही मुलाजिम थे, सब कुछ थे, लेकिन गंगा जल हाथ पे धरा की ईमानदारी की कसम दिलवा के मैं उस चीज़ को ले गया। तो मैंने अपने आप में ऑनेस्टी धारण की हुई है। मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मेरे घर में एक पैसा भ्रष्टाचार का नहीं आना चाहिए। तो भ्रष्टाचार से दूर रहना, और बहन युवाओं से, महिलाओं से, लाखों बहनें मेरी हैं, लाखों मेरे बेटे हैं। वो लोग एक दो बताते हैं, हम तो कहते हैं लाखों बच्चे हैं, लाखों बेटियां हैं और लाखों ही बहनें हैं। तो ऐसे जनता में 36 बिरादरी का समावेश। मैंने तो पिछले आपने देखा ही होगा सामाजिक समरसता सम्मेलन, 36 बिरादरी को बुला के सम्मान करना। तो सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के कारण से लोगों की पहले भी इच्छा थी, अब भी, इससे पहले भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है कि जीएल शर्मा एक अच्छे विधायक साबित होंगे। और वो मैंने करके देखा है, क्योंकि अभी तक स्वयं के लिए तो कुछ मांगा नहीं, लोगों के लिए किया है, काउंसलर्स के लिए किया, विधायक के लिए किया, सांसद की वोट के लिए किया। वोट मांगता ही मांगता रहा हूँ। जब पार्टी ने पिछले बार भी कहा कि नहीं सुधीर जी को जिताना है तो वोट मांगा उनका, उनके लिए मेहनत करी। और मेरी एक और क्वालिटी है, मैं तन मन और धन तीनों तरह से मैं सेवा करता हूँ। क्योंकि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपकी गाड़ी का तेल का पैसा कोई दूसरा थोड़ी रहता ना, हम किसी से मांग सकते हैं। तो जितनी मेरी औकात है उतना मैं हर तरह से पार्टी के लिए काम करता हूँ। दोनों तरह से मुझे संगठन में और सरकार में मुझे प्रयोग के देख लिया। और अब जो टीम टोली बनी है, बड़ी अनुभवी नेताओं की टीम टोली है। मुझे लगता है कि अब की बार वो मुझ जैसे कार्यकर्ता पे अवश्य ध्यान दे करके टिकट देंगे। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्र से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं पार्टी को, और लगातार जो प्रबल दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जीएल शर्मा भी लगातार त्याग करते आए हैं और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनको इस बार टिकट से नवाजेगी और वो गुरुग्राम की जो जनता है उनकी सेवा करेंगे।